नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण को बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक से पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्यंजन वर्ण। इससे पहले मैं स्वर वर्णों के बारे में पढ़ाई हूँ। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। देखिए, जो व्यंजन वर्ण है इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। और पिछले वीडियो में मैं बताई थी, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में अ ध्वनि अंतर्निहित रहती है, क्योंकि अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ये आप जानते भी होंगे। जैसे क का उच्चारण करिए तो देखिए क में भी अ जुड़ा हुआ है। तो किसी भी व्यंजन वर्ण का अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें अ ध्वनि अंतर्निहित रहती है। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। पिछले वीडियो में मैं चार्ट के द्वारा बताई हूँ कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसे आप ज़रूर से एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि अगर जब पूछा जाए मूल व्यंजन वर्णों की संख्या तो हम कहेंगे 33, और कुल वर्णों की संख्या पूछा जाए तो हम कहेंगे 39। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। देखिए, इसे हम लोग परतंत्र कहते हैं क्योंकि वे स्वर पर निर्भर होते हैं। पर मतलब दूसरे पर निर्भर रहना, और स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में। एग्जाम में अगर पूछा जाए व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे व्यंजन वर्ण जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, इसे हम लोग उदित व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, जिसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कैसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसमें क से प वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन पूछा जाए एग्जाम में और ऑप्शन के साथ दिया जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, क से प वर्ग तक के सभी वर्ण जो है वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सभी वर्ग का जो 5वां वर्ण है अंग, य, ण, न, म, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर या नासिक वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण हम लोग नाक की सहायता से करते हैं। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और य, व को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए श, स, स, ह, ये सारे जो है ये उसमें व्यंजन है। और ये नोट कर लीजिए, ह को ऊष्म संघर्षी, स्वर, यंत्रमुखी, काकल्य वर्ण, कंठ, ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण
आदि नामों से भी जाना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। देखिए, कुछ लोग व्यंजन को 5 भागों में भी बांट दिए हैं, उसमें संयुक्त और आगत व्यंजन को भी जोड़ दिए हैं, लेकिन मूलतः जो है मूल रूप से व्यंजन के 3 ही भेद होते हैं। अब बात करती हूँ संयुक्त व्यंजन के बारे में। यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। क्या क्या है संयुक्त व्यंजन? अक्ष, ज्ञ, त्र, श्र। अब देखिए, अक्ष किससे बना है? क और स से। ज्ञ किससे बना है? ज और य से। त्र किससे बना है? त, र से। और श्र, स और र से। अगला है आगत व्यंजन। आगत का अर्थ होता है आया हुआ, अर्थात अरबी फारसी से जो शब्द आए हैं उसे हम लोग आगत कहते हैं, और इनकी संख्या 2 है, य और फ। ये अरबी फारसी के शब्द है, इसे हम लोग आगत व्यंजन कहते हैं। अब बात करती हूँ द्विगुण व्यंजन के बारे में। द्विगुण व्यंजन 2 है, ड़, ळ। अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। वर्ण, उच्चारण माध्यम और स्थान। देखिए, अ, आ, क वर्ग जो है और ह विसर्ग, इन सभी का उच्चारण माध्यम क्या है? कंठ और जीभ का निचला भाग, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और या कंठ्य। ई, ई, च वर्ग, य, श का उच्चारण माध्यम क्या है? तालु और जीभ, और स्थान क्या है? तालु या तालव्य। अगला है री, ट। री, ट वर्ग, र, स, इसका उच्चारण माध्यम क्या है? मूर्धा और जीभ, और इसका स्थान क्या है? मूर्धन्य और मूर्धा। अगला वर्ण है त वर्ग, ल, स, इसका उच्चारण माध्यम है दांत और जीभ, और उच्चारण स्थान है दांत या दंत्य। अगला वर्ण है उ, उ, प वर्ग, इसका उच्चारण माध्यम दोनों होठ है, और स्थान है ओष्ठ या ओष्ठ। अगला वर्ण है ए, ऐ, इसका उच्चारण माध्यम है कंठ, तालु और जीभ, और उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य। ये तो हमने जान लिया कि उच्चारण माध्यम क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि कंठ किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। तो देखिए, यह नासिक है। नासिक से हम लोग अंग, य, न, म का उच्चारण करते हैं। ये दंत मूल है, जहाँ से हम लोग र का उच्चारण करते हैं, दंत मूल। ये दंत है, जहाँ से त वर्ग का उच्चारण करते हैं। और दंत और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ, जहाँ से हम लोग व का उच्चारण करते हैं। फिर ओष्ठ है, जहाँ से हम लोग प वर्ग का उच्चारण करते हैं होठ से। फिर होष्ठ और कंठ दोनों के माध्यम से हम लोग ओ, औ और अ का उच्चारण करते हैं। फिर देखिए मूर्धा, जो दांत के जस्ट ऊपर वाले भाग को हम लोग मूर्धा कहते हैं। जैसे ट का उच्चारण करके आप लोग देखिए, ट, ठ, ड, ढ। तो दांत से जस्ट ऊपर वाले जो भाग है उसे हम लोग मूर्धा कहते हैं। और तालु, देखिए इसे तालु कहते हैं। जीभ के ऊपर वाले भाग को हम लोग तालु कहेंगे। जब हम लोग ई, च, छ, ज, य, श तालव्य से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। आप लोग उच्चारण करके देखिए, य, श। तो जीभ से ऊपर वाले भाग को हम लोग तालव्य कहेंगे,
देखिए ये कंठ है और ये तालु है, और इन दोनों के माध्यम से हम लोग ऐ का उच्चारण करते हैं। और कंठ से अ, आ विसर्ग का और क वर्ग का और ह का उच्चारण करते हैं। देखिए ये तो आप लोगों ने समझ लिया उच्चारण स्थान और किसे क्या कहते हैं, परंतु फिर भी विद्यार्थी भूल जाते हैं कि कंठ से किस वर्ग का उच्चारण होता है, दंत से, मूर्धा से। तो इसके लिए मैंने बहुत ही आसान ट्रिक बनाया है जो आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे। अब बहुत ही आसान ट्रिक है, मुझे लगता है कि इससे आसान ट्रिक अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ओ और अ का उच्चारण हम लोग करते हैं कंठ और ओष्ठ से, कंठोष्ठ से, और व का उच्चारण दांत, जीभ और होंठ से करते हैं दंतोष्ठ से, ये जो मैंने अभी बताया ऊपर। अब देखिए ट्रिक क्या है इसे याद रखने का। कंठ्य, कंठ से मैंने अभी बताया क वर्ग का उच्चारण करते हैं, ह का उच्चारण करते हैं, अ का, आ का और विसर्ग का। तो इसका ट्रिक है, देखिए बहुत आसान ट्रिक। कह आ, जैसे हम लोग कहते हैं ना उसको बोला, कुछ कह कर आओ, तो इसका बहुत आसान है कह आ। बस आपको याद रखना है कंठ से कह आ। तो कह से क से हो गया आपका क वर्ग, ह से हो गया ह, आ से हो गया, देखिए जहाँ आ आया तो यहाँ सोच लीजिए अ भी आएगा, आ और विसर्ग भी आएगा आ, कह आ। ठीक है, आशा है आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला है तालव्य। देखिए तालव्य में च वर्ग आता है, ई बड़ी छोटी ई, य और श आता है। तो तालव्य का, तो इसका ट्रिक क्या है, ताई चाय सा, ताई चाय सा। ताल भी याद हो जाएगा आप लोगों को, ध्यान से देखिए। ताई चाय सा, ताई त से हो गया आपका तालव्य, ई से हो गया, जहाँ ई आया तो समझ लीजिए यहाँ बड़ी ई छोटी ई दोनों होगा। चाय से च वर्ग, य से य और शा से श। है ना मज़ेदार ट्रिक। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने ही मज़ेदार और आसान ट्रिक से मैं आगे भी पढ़ाऊँगी। अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट वर्ग आता है, री, र और स आता है। और इसका देखिए कितना ही मज़ेदार ट्रिक मैंने बनाया है। बस आपको याद रखना है मोटू ऋषि, है ना मज़ेदार ट्रिक, मोटू ऋषि। म से हो गया आपका मूर्धन्य, क्योंकि आपको ये भी तो याद रखना पड़ेगा कि मूर्धन्य में आता है। तो मूर्धन्य में म से मूर्धन्य, टू से ट हो गया, ट से आपका हो गया ट वर्ग, ऋषि, तो री से री, स से स, और री में देखिए र भी आता है, तो इसे याद रखिए र भी इसमें आएगा। अगला है दंत्य। तो बस दंत्य में ही केवल इतना याद रखिए, दंतल सा, दंतल सा। अब देखिए त आ रहा है, द आ रहा है, इसी से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें त वर्ग आएगा, द भी है तो इसमें त वर्ग आता है। ल, अब दंतल में ल हो गया आपका ल, और सा से स। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। अगला है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में आता है उ, प वर्ग और उ। तो इसका ट्रिक है, जब हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी आता है, तो हम लोग बोलते हैं ना ऊ माँ उफ बोलते हैं। बस इतना याद रखिए आप लोग, ओष्ठ से ऊ माँ उफ, तो याद आ जाएगा आप लोगों को। ऊ से ऊ, माँ से प वर्ग में ही आपका म तो आता ही है, और उफ, ऊ से ऊ, और फ से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें प में ही फ आता है, तो ये प वर्ग होगा। अगला है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ये एक संयुक्त वर्ण है, यहाँ ए होगा, यहाँ मिस्टेक से ऐ हो गया है ना, ये ए होगा, ये ऐ होगा, और ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो कंठ तालव्य से होगा आपका ए और ऐ। और कंठोष्ठ, देखिए अभी मैं ऊपर बताई भी, कंठ से और ओष्ठ से दोनों के माध्यम से इसका उच्चारण हो रहा है, ओ और औ। आप उच्चारण करके देखिए, ओ और औ, इसका उच्चारण हम लोग करते हैं कंठ से भी और ओष्ठ से भी, इसलिए इसे कहते हैं
कंठोष्ठीय, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है दंतोष्ठीय, अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से हम इसका उच्चारण करते हैं, तो इसे हम लोग याद रखेंगे व, जिसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठीय। अगला है नासिक, अनुनासिक वर्ण, और ये वर्ण है पंचम वर्ण और अंग, जिसका उच्चारण हम लोग नाक के माध्यम से भी करते हैं, इसलिए इसे नासिक और अनुनासिक दोनों कहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण को पढ़ाऊंगी, जो अक्सर स्टूडेंट याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेकर आने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।